देखिए बेटा, आज हम अपनी व्याकरण पुस्तक से पाठ 13 अव्यय पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अब एक बात जान लीजिए कि अव्यय और अविकारी, अव्यय शब्द और अविकारी शब्द दोनों शब्दों का अर्थ बिल्कुल सेम होता है, दोनों का सेम अर्थ होता है ना। तो अव्यय का मतलब होता है या अविकारी का मतलब होता है जिसमें किसी तरह का बदलाव न आए। अविकारी, अ का मतलब होता है बिना, समझ रहे हैं। देखिए, अविकारी, तो इसमें ये जो अ है इसका मतलब होता है बिना, और ये जो विकारी है इसका मतलब होता है परिवर्तनशील। ठीक, तो कहने का मतलब कि बिना परिवर्तन के, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। अविकारी यानी कि बिना विकार के, बिना बदलाव के, बिना परिवर्तन के। ठीक, उन्हीं शब्दों को अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है ना। तो अब देखिए, आगे देखते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन शब्दों में हमने इन सबको हमने पहले पढ़ा है। इसमें हमने देखा है कि लिंग, वचन, काल आदि के आधार पे इन शब्दों में के रूप जो है वो बदल जाते हैं। जैसे कि संज्ञा है ना, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। ये सब जो है जब लिंग बदलता है, वचन बदलता है, तो इन शब्दों में बदलाव आता है। जैसे कि संज्ञा है, अगर लड़का शब्द है तो वचन बदलेगा तो वो लड़के हो जाएगा। सर्वनाम है, तुम है तो तुम सब हो जाएगा। ठीक है, हम है तो हम सब हो जाएगा, वचन बदल जाएगा तो स्वरूप बदल जाएगा। विशेषण में एक काला घोड़ा है, अगर वचन बदलेगा तो एक काले घोड़े, विशेषण भी बदल जाएगा। क्रिया भी बदलती है, क्योंकि जब संज्ञा सर्वनाम बदलेगा बेटा तो क्रिया ज़रूर बदलेगी। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, है ना। जब इसका परिवर्तन इसमें आएगा तो क्रिया में भी आएगा ही आएगा और विशेषण में भी आएगा। तो ये जो चारों है ना, ये चारों ही अविकारी नहीं है, ये चारों ही विकारी हैं। विकार यानी कि जिसमें परिवर्तन आ जाता है समझ रहे हैं, तो इसलिए इनको विकारी कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक वर्ग ऐसे शब्दों का है जिन पर लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ रहे हैं, जैसे कि आज, तेज, जल्दी, धीरे, कल, वाह, परंतु, लेकिन, ताकि, क्योंकि, इसलिए, इस कारण, किंतु, परंतु, ये सब जो शब्द हैं इन सबों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आता है। आप चाहे वचन बदलें और चाहे ना बदलें, यानी कि एक वचन, बहुवचन या कोई भी काल हो, कोई भी टेंस हो, सब में वो सेम रहते हैं। उन्हीं को कहते हैं अविकारी या अव्यय शब्द। समझ रहे हैं। अब ये देखिए, अव्यय या अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 5 अव्यय: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, है ना। ये सब आपका बेटा यहाँ पे भेद बता दिया है। अब आगे ये चैप्टर वाइज दिया हुआ है आपका, ये सिंगल सिंगल चैप्टर में आपके दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? जैसा कि इसके स्वरूप से ही पता चल रहा है कि क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की जो विशेषता बताता हो, क्रिया की जो विशेषता बताता हो। और देखिए, विशेषण और क्रिया विशेषण में बहुत अंतर है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, यानी कि कार्य की विशेषता बताता है। कार्य किस जगह हो रहा है, या किस वक्त हो रहा है, या किस तरीके से हो रहा है, या कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं क्रिया विशेषण के द्वारा। ठीक देखिए, ये एग्जाम्पल है अभी, अचानक, देर से, धीरे धीरे, ये सारे जो है ये क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल है ना। क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। देखिए, क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब क्रिया की जो विशेषता बताते हैं विशेषण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कोई क्रिया कहाँ हो रही है, जैसा मैंने बताया अभी ना, क्रिया कहाँ हो रही है, कब हो रही है, कितनी हो रही है और किस प्रकार हो रही है, ये चारों बातें क्रिया विशेषण ही बताता है।
इसके 4 भेद होते हैं। उन भेदों के अंतर्गत देखिए 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। रीतिवाचक, जिसमें कि क्रिया करने का तरीका बताया जाता है। जैसे कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है, तो तेज शब्द क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि घोड़े के दौड़ने का तरीका बताया जा रहा है। कछुआ बहुत धीमे धीमे चलता है, यहाँ पे जो धीमे धीमे क्या है वो रीतिवाचक, क्योंकि कछुए के जो चलने की क्रिया है वो कैसी है? धीमी है। दूसरा है स्थानवाचक, इसमें क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण जो है वो कार्य के करने का स्थान बताता है। कालवाचक, स्थान का मतलब ध्यान रखिएगा, इसमें स्थान का मतलब पर्टिकुलर प्लेस का नाम नहीं बताएगा, क्योंकि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो तो सब संज्ञा होते हैं। क्रिया विशेषण है, स्थान बताने का मतलब अंदर, बाहर, आगे, पीछे, इस तरह के शब्द है ना, यहाँ वहाँ। अब देखिए कालवाचक, इसमें क्रिया को करने का समय बताया जाता है। परिमाणवाचक, इसमें क्रिया को करने की मात्रा बताई जाती है कि किस क्वांटिटी में या किस मात्रा में काम को किया जा रहा है ना। जैसे कि उसने थोड़ा खाना खाया, है ना, थोड़ा खाना खाया, तो यहाँ थोड़ा शब्द क्या है? ये आपका हो गया परिमाणवाचक। ठीक, अब देखिए डिटेल में समझते हैं हम। सबसे पहले क्रिया विशेषण के 4 भेद, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। अब देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो पद क्रिया किसी ढंग से हुई हो, यानी कि रीति से हुई हो, तरीके से हुई हो। रीतिवाचक क्रिया विशेषण बेटा सरल शब्दों में आप समझिए कि काम को करने का तरीका ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। वह तेज दौड़ा, या घोड़ा तेज दौड़ रहा है, कछुआ धीमे धीमे चल रहा है, वह जोर से रो रहा है, बारिश बहुत तेज हो रही है, जल्दी जल्दी घर पहुँचो, है ना, चुपके चुपके खाना खा रहे हो, वह अचानक घर के अंदर आ गया। ये अचानक शब्द आपका रीतिवाचक हो गया, है ना। तुम मुझसे ज़रूर मिलने आना, ठीक, वस्तुतः, शायद, है ना, ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये सब तरीका बता रहे हैं काम को करने का। अब देखिए, ध्यान रखिए, देखिए इन सब में से जितने भी शब्द आप देखेंगे ना, उसमें से किसी भी शब्द में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आता है लिंग वचन की वजह से। ये लिंग वचन चाहे जो भी हो, ये हर एक तरह के वाक्य में उसी तरीके से अपने असल स्वरूप में ही यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये है क्रिया विशेषण का दूसरा भेद। इसमें क्रिया को करने का स्थान बताया जाता है ना, यानी कि क्रिया किस स्थान पे की जा रही है। जैसे कि आप यहाँ बैठिए, अब यहाँ शब्द क्या है? स्थान ही तो है। उसका घर ऊपर है, ऊपर शब्द स्थान है। इधर उधर नज़र घुमाओ, ये भी स्थान है, ये सब स्थान के अंदर ही आएगा, है ना। अंदर, बाहर, ठीक, ये सब, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, इधर उधर ताक झांक मत करो, बाहर भीतर, तुम सब घर के बाहर चले जाओ, है ना। माता पिता घर के भीतर हैं या अंदर हैं, चारों तरफ, अपने चारों तरफ नज़र घुमाओ, पास, दूर, मेरा मित्र मेरे पास बैठा है, दूर, तुम मुझसे बहुत दूर खड़े हो, आगे पीछे, ठीक है, आदि स्थानवाचक। ये सब स्थान क्रिया के करने का स्थान बताते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ बैठो, यहाँ बैठिए, है ना, बैठने की क्रिया हो रही है, क्रिया की विशेषता स्थानवाचक यहाँ, है ना। उसका घर ऊपर है, घर कहाँ है? ऊपर है। एक चीज़ और जान लीजिए कि इसमें आप प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके भी आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि रीतिवाचक, इसमें तरीका बताया जाता है, तो इसमें जब आप प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बनाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे शब्द का प्रयोग होगा, कैसे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होगा। वह कैसे दौड़ा, वह कैसे रोया, वह कैसे पहुंचा, है ना, ठीक है। ये कैसे, स्थानवाचक के लिए कहाँ, कालवाचक के लिए कब, परिमाणवाचक के लिए कितना या कितनी, ठीक, इस तरह के प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होगा। अब देखिए
तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो पद ये बताएं कि कोई क्रिया कब घटी है। काल का मतलब होता है समय, ठीक। तो जब क्रिया के करने का समय बताया जाता है तो वो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। समय बताया जा रहा है वह प्रतिदिन, प्रतिदिन, दैनिक, मासिक, वार्षिक, अभी, तभी, ठीक है। इस तरह के शब्द देखिए, कभी, अब, तब, आजकल, प्रतिदिन, रोज, सुबह, शाम, रात, ये सारे शब्द आप देखिए, ये सब समय बताने वाले शब्द हैं। ये सब समय बताने वाले शब्द हैं, समझ रहे हैं। देखिए, वह प्रतिदिन गरीबों की सेवा के लिए जाती है। वह कब गरीबों की सेवा के लिए जाती है? प्रतिदिन। मेरे घर रोज़ अखबार आता है। मेरे घर रोज़ अखबार आता है। मेरे घर कब अखबार आता है? रोज़, यानी कि एवरीडे। इसे अभी पूरा कर लीजिए। कब पूरा कर लीजिए? अभी पूरा कर लीजिए। देखिए, प्रतिवर्ष, नित्य यानी कि रोज़, प्रातः यानी कि सुबह, समझ रहे हैं। ये सब कालवाचक है, समय बताने वाले हैं। अब देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा या परिमाण की ओर, ये परिणाम नहीं है, परिमाण है, ठीक। परिमाण का मतलब होता है मात्रा और परिणाम का मतलब होता है क्वांटिटी। और ये देख लीजिए, अंतर समझ लीजिए आप। एक शब्द है परिमाण और एक शब्द है परिणाम। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, फल, और परिमाण का मतलब होता है मात्रा, है ना। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। परिमाण यानी कि मात्रा, परिणाम यानी कि रिजल्ट, फल, ठीक है। तो अब देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया की मात्रा बताई जाती है कि क्रिया किस क्वांटिटी, किस मात्रा में हो रहा है ना। जैसे अब इसके एग्जाम्पल होंगे थोड़ा, ज़्यादा, अधिक, कम, इस तरह के। देखिए अब इसमें कितना या कितनी लगा करके हम वाक्य बना सकते हैं और पता कर सकते हैं कि परिमाणवाचक है या नहीं है। वह थोड़ा चल सकती है। वह कितना चल सकती है? थोड़ा। वह ज़्यादा खाता है, जो कि ठीक नहीं है। कितना खाता है? ज़्यादा। अधिक का मतलब भी वही होगा, ज़्यादा, ज़्यादा यूज़ करिए या अधिक यूज़ करिए, थोड़ा यूज़ करिए या अल्प यूज़ करिए, ठीक है। बहुत है, वह बहुत धीमे चलता है। अगर कहा जाए कि वह बहुत धीमे चलता है, देखिए एक वाक्य में एक से ज़्यादा क्रिया विशेषण हो सकते हैं। ओके, वह बहुत धीरे चलता है, ये सेंटेंस है ना। वह बहुत धीरे चलता है। तो अब इसमें देखिए दो क्रिया विशेषण आ गए। क्रिया क्या है? चलना, ये क्रिया हो गई, है ना। ये हो गया आपका धीरे। किस तरह का क्रिया विशेषण हो गया ये? भाई ये समय तो बता नहीं रहा है, ये स्थान तो बता नहीं रहा है, मात्रा भी नहीं बता रहा, तो क्या बता रहा है? ये रीति बता रहा है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और ये हो गया बहुत, ये मात्रा बताने लगा, तो ये मात्रा बताने वाला क्या हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि एक वाक्य में एक से ज़्यादा क्रिया विशेषण हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, है ना, बहुत कम, कम और थोड़ा और अल्प, ये तीनों का एक ही मतलब है। अधिक, बहुत और ज़्यादा, इसका भी एक ही मतलब है। देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए। कुछ संज्ञाएं प्रत्यय, निपात या किसी शब्द का सहारा लेकर समास बन जाती हैं और वे समास क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। इन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। यौगिक क्रिया विशेषण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संज्ञा है और संज्ञा जो है वो प्रत्यय का सहारा ले लेती है या निपात का सहारा ले लेती है। निपात हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है
है ना, और वो समास बन जाता है तो वो यौगिक हो जाता है, योग हो जाता है, दो का योग हो जाता है, इसलिए यौगिक क्रिया विशेषण। जैसे कि छात्रों को कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अब यहाँ जो है ध्यानपूर्वक शब्द क्या हो गया, वो क्रिया विशेषण की तरह कार्य कर रहा है। कैसे? क्रिया क्या हो रही है, सुनने की। किस प्रकार सुनना चाहिए, ध्यानपूर्वक। किस प्रकार या कैसे सुनना चाहिए, ध्यानपूर्वक। अब यहाँ पे कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये। ओके, कुछ शब्द विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों की तरह प्रयुक्त होते हैं। इनके प्रयोग से ही ये निर्णय लेना होगा कि वे क्या हैं। यानी कि यह आपको पहचानना पड़ेगा कि वो विशेषण है या क्रिया विशेषण है, डिफरेंस होता है। आप देखो ध्यान से समझना, वह बच्चा प्यारा है, ये विशेषण है। कैसे? क्योंकि यहाँ जो प्यारा शब्द है वो किसके लिए यूज हो रहा है, बच्चे के लिए, और बच्चा क्या है, संज्ञा है ना। तो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। यहाँ प्यारा शब्द इस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। अब दूसरे वाले में क्या है, वह बच्चा प्यारा लगता है, ये क्रिया विशेषण। वह बच्चे, यहाँ प्यारा शब्द देखिए, बच्चे की क्वालिटी नहीं बता रहा है, लगता है कह रहा है, यानी कि यहाँ की क्रिया आ गई। ये क्रिया की विशेषता है कि वो कैसा लगता है, प्यारा लगता है। बच्चा कैसा लगता है, प्यारा लगता है। ठीक है, तो यहाँ क्रिया की विशेषता बता रहा है और यहाँ ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ दिस सेंटेंसेस। एक ही वाक्य में एक से अधिक क्रिया विशेषण हो सकते हैं। जैसे हमें वहाँ जल्दी पहुँचना होगा, मैंने पहले भी अभी एक एग्जाम्पल दिया है आपको। एक में एक से ज़्यादा क्रिया विशेषण एक वाक्य में पॉसिबल है। अब यहाँ देखिए, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना होगा, वहाँ और जल्दी, यहाँ क्रिया हो रही है पहुँचने की, है ना। अब यहाँ दो क्रिया विशेषण, एक ये वहाँ स्थानवाचक और एक ये जल्दी रीतिवाचक, दो तरह के क्रिया विशेषण यहाँ पे यूज हो रहे हैं, है ना। अब देखिए, ये भी जान लीजिए क्या है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की कोटि में न आने वाले अन्य सभी क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई क्रिया विशेषण यूज हुआ है, अगर वो समय नहीं बता रहा है क्रिया का, और जगह नहीं बता रहा है क्रिया को करने की, और मात्रा नहीं बता रहा है क्रिया को करने की, तो आप समझ लीजिए कि वो रीतिवाचक ही है। ओके, कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण इस प्रकार हैं, सहसा यानी अचानक, हाथों हाथ, परिश्रम पूर्वक, अवश्य, निस्संदेह यानी कि बिना किसी संदेह के, शायद, संभवतः, अक्सर, क्यों, किस लिए, न, नहीं, सचमुच, बिल्कुल, हाँ, अचानक, एकाएक। अब ये देखिए, इन सभी शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा, तो इनमें से कोई भी शब्द आपको न तो समय बता रहा है क्रिया का, न ये स्थान बता रहा है, न ये मात्राएं बता रहे हैं, तो ये सब आपके रीतिवाचक में आ जाएंगे, है ना। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, क्योंकि आप काल तो इजीली पहचान लीजिएगा, समय बता रहा है ये तो इजीली पहचान लीजिएगा, जगह भी आप बता रहा है इजीली पहचान लीजिएगा, मात्रा भी पहचान लीजिएगा। रीतिवाचक में कई बार कंफ्यूजन आती है, तो आप अगर इन तीनों को पहचान रहे हैं ना, तो आप चौथे को ऑलरेडी पहचान लेंगे। ओके, तो ये आज हमने समझ लिया क्रिया विशेषण, यानी कि अव्यय का जो पहला वाला भेद है क्रिया विशेषण, उसको हमने आज समझा है। ठीक, अव्यय के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। उसमें से हमने आज पढ़ा है क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक जिसमें क्रिया को करने का तरीका बताया जाता है, स्थानवाचक जिसमें क्रिया को करने का स्थान बताया जाता है। स्थान यानी कि कोई पर्टिकुलर नाम नहीं बताया जाता है ना। सारे नेमिंग वर्ड्स नाउन होते हैं, यानी कि संज्ञा होते हैं, ध्यान रखिएगा। स्थानवाचक में जगह का नाम अगर आ गया, पर्टिकुलर प्लेस का नाम आ गया, तो वो आपका संज्ञा कहलाएगा, वो क्रिया विशेषण नहीं होगा। क्रिया विशेषण में क्रिया को करने की ही विशेषता बताई जाती है, तो काम को करने की जगह बताई जाए, जैसे कि यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, भीतर, तो समझ लीजिए वो स्थानवाचक है।
फिर कालवाचक यानी कि जिसमें क्रिया को करने का समय बताया जाता है, फिर परिमाणवाचक यानी कि जिसमें क्रिया को करने की मात्रा बताई जाती है। ओके, तो ये आज हमने पढ़ा अव्यय यानी कि अविकारी शब्द। मैं एक बार और रिकॉल करा रही हूँ कि अविकारी शब्द या अव्यय शब्द यानी कि वो होते हैं, अ का मतलब होता है बिना और विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी बिना परिवर्तन के। ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो अव्यय या अविकारी कहलाते हैं।